इस पे हाइपरटेंशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हाइपरटेंशन क्या बोला गया कि टेंशन ज्यादा है, तो ज्यादा टेंशन का कट ऑफ किया गया कि 140 तक अगर रहता है तो ये मान लिया कि चलो ठीक काम चल जाएगा। लेकिन अगर 140 से बढ़ गया, 90 से बढ़ गया, तो ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन होगा और हमें इसको कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए क्या है, डिफरेंट मेडिसिन अवेलेबल हैं और लाइफस्टाइल आपको चेंज करनी पड़ेगी अपनी। तो हाइपरटेंशन के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो क्या है, कैसे कम होता है हाइपरटेंशन? लो साल्ट। साल्ट से क्या रिलेशन है ब्लड प्रेशर का? साल्ट लेने से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है? नहीं, साल्ट लेने से कुछ और होता है। सोडियम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्या होगा उसके बढ़ने की वजह से? सोडियम क्या करता है, देखो सोडियम का फार्मूला क्या है साल्ट का, NaCl। NaCl ये जब बॉडी के अंदर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोई भी चीज बॉडी में जाती है तो वो किसके साथ हाथ जोड़ती है, हाथ मिलाती है? पानी। क्यों पानी के साथ हाथ जोड़ती है, हाथ मिलाती है? क्योंकि पानी पानी है सब। हम लोग के शरीर में 70% वाटर है ना, 70% वाटर। लेकिन हम लोग क्या पानी दिखते हैं? नहीं दिखते ना। अंदर से भले ही पानी हो, बाहर से तो बहुत स्ट्रांग दिखते हैं। तो क्या है, 70% वाटर से ये करता है तो क्या बनाता है? NaOH प्लस HCl। तो जो वाटर होता है ये NaCl होता है ना, इसको वाटर बहुत प्यारा होता है। ये बोलता है हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तो ये हमेशा इसके साथ लगा रहता है। तो ये क्या करता है, वाटर को रिटेन करता रहता है बॉडी के अंदर। जैसे हम यूरिन करते हैं तो यूरिन कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूटेड है? जैसे आप ज़्यादा पानी पी लो तो क्या होगा, डाइल्यूटेड यूरिन निकलेगी, और अगर नहीं पियोगे तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड। तो ये ऑल डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ साल्ट। किसी ने आप साल्ट ना खाइए, एक्सपेरिमेंट खुद पे करके देख लीजिए। किसी ने आप साल्ट ना खाइए और उसके बाद देखिए यूरिन का कलर कैसा होता है, या कितनी बार जब जाते हैं, और आप सॉल्ट खा लीजिए तब देखिए। जिस दिन आप सॉल्ट खाते रहेंगे उस दिन आपकी यूरिन कम होगी कि ज़्यादा? ज़्यादा निकलेगी। ज़्यादा निकलेगी, कम निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ उस बाइंड कर लेगा ना, तो वाटर को ये क्या करेगा, शरीर के अंदर रखेगा। समझ रहे हो? और जब अगर साल्ट नहीं लेंगे तो क्या होगा, वाटर क्या करेगा, निकल जाएगा। तो सॉल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू कंजर्व वाटर। उसका सिंपल एग्जांपल और है कि अगर कोई हम नमकीन चीज खा लें, बिना पानी के नहीं रह पाएंगे। रह पाएंगे? प्यास, थ्रस्ट क्या होती है, बहुत तेजी से बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमें NaCl क्या बोलता है, हमें वाटर चाहिए, वाटर चाहिए। इसकी एक्चुअली में एक थ्योरी होती है जिसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ ऑस्मोलिटी। ये अल्टीमेटली कहाँ से कंट्रोल होता है, ब्रेन से कंट्रोल होता है। हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर एक हाइपोथैलेमस स्ट्रक्चर होता है। ये हाइपोथैलेमस स्ट्रक्चर हमारे बॉडी की ऑस्मोलिटी को कंट्रोल करता है। जो बॉडी की ऑस्मोलिटी वो कितनी है, 280 to 290 होती है। और इस ऑस्मोलिटी को इंक्रीज करने वाला फैक्टर कौन सा है, साल्ट या डिहाइड्रेशन है। अगर मान लो हमारा बॉडी में गर्मी में हम निकल गए तो क्या होगा, स्वेटिंग होगी बहुत ज़्यादा। स्वेटिंग होने की वजह से क्या होगा, ऑस्मोलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वाटर निकल गया। या हम कुछ ज़्यादा सॉल्ट खा लेंगे तो ऑस्मोलिटी बढ़ जाएगी। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये इसको इतना मेंटेन करना है। अगर 280 से कम होगी तो ये क्या करेगा, वाटर को निकाल देगा, और 290 से ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, वाटर को अंदर ले लेगा। अब ये कैसे करेगा, ये इसका काम है। वाटर को अंदर लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पानी मान लो ना मिल पाए, रेगिस्तान में चलेगा, पानी नहीं मिल रहा है, फिर क्या करेंगे, यूरिन को कंजर्व कर लेंगे। मान लो हम जा रहे हैं रेगिस्तान में तो क्या होगा, पानी हमारा वाटर लॉस होगा बहुत ज़्यादा, तो यूरिन हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लो हमने बहुत पानी पी लिया है तो क्या करेंगे, ज़्यादा बार यूरिन लॉस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी से क्या होगा, 280 से कम हो जाएगी तो क्या होगा, यूरिन ज़्यादा पास होगा। तो अल्टीमेटली ये ब्रेन और नेफ्रॉन के बीच में रिलेशन रहता है इसका।
तो सॉल्ट ज़्यादा लेने से क्या होगा, NaCl ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा वाटर हमारे शरीर में रह रहा है, ज़्यादा वाटर होने से हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर है ये ब्लड वेसल्स में जाके अपना प्रेशर ही तो लगाएगा चारों तरफ, और भी मल्टीपल एक्शन है इसके। साल्ट का केवल एक सिंगल ये नहीं है, और भी मल्टीपल नेफ्रॉन रिलेटेड एक्शन होते हैं। अच्छा, अब हाइपरटेंशन में रिस्क फैक्टर में आपने बताया साल्ट, और क्या क्या रिस्क फैक्टर है, और दूसरे क्या फैक्टर है? ये तो डाइटरी फैक्टर हो गया, कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं। ज्यादातर जो कॉज हैं हाइपरटेंशन के वो इडियोपैथिक हैं, जिसे हम बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। अब वो एसेंशियल हाइपरटेंशन क्यों जनरेट होता है? देखोगे बहुत सारे पेशेंट घूमते रहते हैं, यंग पेशेंट, उनका कोई कॉज नहीं मिलता है जिनको हाइपरटेंशन हुआ क्यों। किसी किसी पेशेंट, मेरे पास कुछ फॉलोअप के पेशेंट है, उनका बीपी 190 से कम होता ही नहीं, सिस्टोलिक। अब उनका तुम कोई भी टेस्ट करा लो सब नॉर्मल निकलेगा, इतनी मोटी फाइल लेके चलते हैं वो साथ में। बोले सर कोई बीपी कम नहीं हो रहा है, क्या करें? तो उसको बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन है, लेकिन कॉज नहीं मिल रहा, इडियोपैथिक है वो। इडियोपैथिक मतलब जिसका कोई कॉज ना मिला। तो उस इडियोपैथिक हाइपरटेंशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है पता है? जीन तो है रिस्पॉन्सिबल, एक चीज और रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है स्ट्रेस। ये जो ब्रेन है ये बहुत चालाक होता है। ये क्या करता है, हमने उस दिन क्या बताया था, अगर स्ट्रेस हुआ तो क्या करेगा? स्ट्रेस होता है तो हम लोग का चेहरा क्या हो जाता है? चेहरा क्या हो जाता है? लाल हो जाता है ना, टमाटर की तरह। गुस्से में आदमी लाल दिखता है पूरा, तो वो लाल कैसे हो जाता है? स्ट्रेस में आदमी लाल हो जाता है, गुस्से में लाल हो जाता है। क्यों? बिकॉज वो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। कौन कॉन्स्ट्रिक्ट करता है? ब्रेन। तो ब्लड वेसल्स है छोटी छोटी बेचारी, पतली पतली, इनका काम है अच्छा काम करना, तो ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, नैरो हो जाती है, इतनी छोटी इतनी पतली। तो ये जब छोटी हो जाएंगी तो क्या होगा? ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस समय जो सोसाइटी में यंग हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, यंग हो चाहे मिडिल एज हो, उनमें सब में ये स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरटेंशन जनरेट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? स्ट्रेस की वजह से ये वेसल्स नैरो हो जा रही हैं और ये बीपी को बढ़ा रही हैं। तो अगर बीपी नहीं बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? डिजायर को कम करना पड़ेगा। किसानों का बीपी देखो कभी बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उनकी डिजायर ही नहीं कुछ। उनकी डिजायर क्या है? खाना खाया, काम किया, सो गए। और जो शहर में लोग रहते हैं वो सोचते हैं हमें घर भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो चाहिए, है ना। तो ये इसेंशियल हाइपरटेंशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज जो कि स्ट्रेस इंड्यूस होता है। और जो सेकेंडरी कॉज है उसमें सबसे कॉमन जो आता है वो क्या आता है? सबसे कॉमन किडनी से रिलेटेड कॉज आते हैं। हमारी किडनी जो है ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल में बहुत इसका रोल है। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जितने भी किडनी पेशेंट होंगे देखना सबका बीपी बहुत बढ़ा रहता है, हाई बीपी रहता है। तो ये ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने के लिए बनी हुई है। लेकिन अगर ये फेल हो गई या इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, एक्यूट प्रॉब्लम या क्रोनिक प्रॉब्लम, दोनों केस में ये बीपी को बढ़ा देगी। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, इसको कैसे पता लगाएंगे कि बीपी बढ़ा हुआ है? हेडेक होता है जनरली लोगों को, तो वो हो गया एक सिम्टम। और साइन भी होते हैं कुछ। तो साइन कौन कौन से होते हैं हाइपरटेंशन में? नहीं, घबराहट, स्वेटिंग वेटिंग सब हो सकती है। हाइपरटेंशन में सब कुछ हो सकता है। ये देखो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्यों इंटर रिलेटेड है? मान लो किसी को घबराहट हुई तो उसका बीपी बढ़ जाएगा, और अगर किसी को बीपी बढ़ा तो भी घबराहट हो सकती है। तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसको बताया नहीं जा सकता है। साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन आर नॉट वेरी क्लियर। ये ओवरलैपिंग टाइप का है डिसीज। मान लो किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो उसका बीपी बढ़ जाएगा, और बीपी बढ़ा होगा तो किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी ओवर कोर्स ऑफ द टाइम। कोई जो लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनकी किडनी खराब हो जाती है। ठीक है। अब इसमें मेन चीज है इन्वेस्टिगेशन। कैसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ब्लड प्रेशर किसकी वजह से बढ़ा हुआ है, या ब्लड प्रेशर को हम ठीक भी कर सकते हैं कि नहीं ठीक कर सकते हैं। तो जो हमारे सेकेंडरी कॉज होते हैं, जो एक्वायर्ड कॉज हैं, जो कि मेनली किडनी की वजह से होते हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं, ट्रीटेबल होते हैं वो। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग जो काम करते हैं
उसमें एक ही ट्रीटेबल कॉज है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। अदर ब्लड प्रेशर के ऊपर वो अभी स्टडी चल रही है। जो हमारी किडनी होती है ना, इस किडनी को जो ब्लड वेसल्स सप्लाई करती है ऑर्टा से निकल के, उसका नाम होता है रीनल आर्टरी, है ना। तो इस रीनल आर्टरी में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसे हम बोलते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, RAS, अगर ये RAS है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और इस स्टेनोसिस को हम ठीक कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनमें रीनल आर्टरी स्टेनोसिस रहती है, जैसे कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस हो गई, वैसे रीनल आर्टरी में भी रहती है। तो इसको हम क्या करते हैं, वायर पास करते हैं और यहाँ पे एक स्टेंट फुला देते हैं, तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है रिलीव हो जाता है। तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को हम लोग ठीक कर सकते हैं। अदर जो कॉज है, जिसमें किसी पैरेंकाइमल डिसीज है, किसी को डायबिटीज की वजह से प्रॉब्लम हो गई किडनी में, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो ओनली कॉज जिसको हम ठीक कर सकते हैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को कर सकते हैं। और भी बहुत सारे अभी रिसर्च चल रहे हैं इसमें। उसमें रिसर्च ये चल रहा है कि जो इसमें जो नर्व्स होती हैं, है ना, उस नर्व्स को हम हटा दें अगर, जो उनका कंट्रोल है, तो हम बीपी को कम कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से इस नर्व्स को खत्म कर दें। लेकिन अभी वो अंडर ट्रायल है, अभी वो आया नहीं पूरी तरह से। और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब जैसे ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आ गया कि रीनल आर्टरी एंजियोग्राम कर लीजिए, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आ गया, रीनल आर्टरी एंजियोग्राम या सीटी एंजियोग्राम कर लीजिए। सीटी एंजियोग्राम से क्या होगा, हम इसको देख लेंगे रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस है कि नहीं है, या हम इन्वेजिव रीनल एंजियोग्राम कर लें, रीनल आर्टरी एंजियोग्राम कर लें, है ना, तो पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और क्या इन्वेस्टिगेशन किए जा सकते हैं। कुछ हार्मोनल जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसमें जो मेजर है वो मैं बता देता हूँ। रेनिन है ना, रेनिन होता है, एल्डोस्टेरोन है। इन सब का ब्लड प्रेशर, इन सब का ब्लड में वो मेजर करना पड़ता है, क्या लेवल कि बढ़े हुए हैं कि क्या है। रेनिन अगर बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एल्डोस्टेरोन बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और भी कुछ होते हैं, बहुत सारे हैं इसमें, है ना। रेनिन है, एल्डोस्टेरोन है, और 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिरॉल करके होता है, वो भी बढ़ता है तो हो जाता है ना। ये हार्मोनल लेवल अगर बढ़े हुए हैं तो बीपी बढ़ जाता है। इन सब के बहुत डिफरेंट डिटेल इन सब की मैकेनिज्म है ना। इतना डिटेल आते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सीधे एंटी हाइपरटेंसिव दे देंगे। एंटी हाइपरटेंसिव देने के पहले उसको क्या कहेंगे, लाइफ स्टाइल सही करो। लाइफ स्टाइल सही करने के लिए क्या लिखते हैं, लो साल्ट डाइट, लो साल्ट डाइट खाइए। और दूसरा क्या बोलते हैं, योगा बता रहे हैं। तो योगा से क्या फायदा मिलेगा, बाबा रामदेव के पास जाएंगे कि खुद से करेंगे योगा। योगा का हमने तुम लोग को बताया था ना कि कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। तुम लोग बताओ, तुम लोग तो बताओ होना चाहिए। आजकल की लाइफ तो पूरे स्ट्रेस पे ही डिपेंडेंट है ना। नहीं, मान लो अगर कोई पूछे कि स्ट्रेस कैसे कम करना है तो कैसे करोगे। और स्ट्रेस रिलीव करने का जो लोग योगा नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक और तरीका होता है। क्या तरीका है उनके लिए? तरीका होता है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज करने से क्या होता है आजकल एक, तो वो क्या होते हैं, वो हार्मोन जो है स्ट्रेस रिलीव करते हैं। इसलिए आप देखिए, जो सुबह लोग दौड़ते हैं, या आप लोग कभी दौड़ के देखिएगा, या थोड़ा सा तेज ब्रिस्क वॉक करके देखिएगा, या ट्रेडमिल पे आधे घंटे, आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एंटी स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी से रिलीज होंगे। तो इसलिए एक्सरसाइज करना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। एक्सरसाइज करना इन द फॉर्म ऑफ आइदर आप वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, रनिंग करिए। इन तीनों में अंतर होता है, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग में होता है अंतर। किस चीज का अंतर होता है, स्पीड का कि वेलोसिटी का? वेलोसिटी स्पीड का होगा ना। वॉकिंग किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, जॉगिंग भी किसी डायरेक्शन में हो सकती है। तो अगर तेज तेज चल रहे हैं तो जॉगिंग हो जाती है, और अगर सिंपल स्टेप्स चल रहे हैं तो वॉकिंग, और बहुत तेज भाग रहे हैं तो रनिंग हो गई।
कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में जो हार्ट की प्रॉब्लम है उसमें रनिंग बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं है, एंड इट में भी हार्मफुल आल्सो। तो क्या अलाउ है? वॉकिंग करिए, मैक्स जॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है। आजकल कुछ और भी वीडियो आए, पता चला उसमें टीएमटी पे भाग रहा है लड़का, सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया उसको। सौरभ गांगुली के साथ क्या हुआ था? सौरभ गांगुली के साथ क्या हुआ था? अच्छा, सौरभ गांगुली के साथ वो टीएमटी पे कर रहा था एक्सरसाइज, और क्या हुआ फिर? सडन उसको ब्लैकआउट होने लगा था। फिर उसको जब एंजियो किया तो तीनों वेसल्स में ब्लॉक था, फिर एंजियोप्लास्टी वगैरह किया। पढ़ा होगा ना तुम लोग पेपर में, नहीं पढ़ा था? पेपर में आया था ना कि सौरभ गांगुली की एंजियोप्लास्टी हुई, उसमें हम कोलकाता में ही थे। कोलकाता में नहीं थे, कोलकाता में नहीं थे, हाँ यहीं थे, लेकिन जिस हॉस्पिटल में हुआ था मैं जानता था, वहाँ पे वो कंसल्टेंट कर रहे थे। तो पहले उनकी एक नस खोली गई, फिर उसके बाद फिर इधर उधर से बहुत सारे लोगों को बुला के तीनों नसों में प्लास्टी हुई है, ट्रिपल वेसल प्लास्टी है। कम हो जाते हैं, हाँ, इसलिए तो करना चाहिए, लेकिन रेगुलरिटी में कौन करता है? तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, उनका स्ट्रेस लेवल भी कम रहता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने से ही तो हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ने से ही प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। तो स्ट्रेस, जो वॉकिंग और रनिंग करते हैं उनकी स्ट्रेस लेवल कम रहता है, बिकॉज बॉडी खुद अपने अंदर से एंटी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है।